गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने रोटेशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था और एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अपन ने रोटेशन स्पेक्ट्रम की जो कैलकुलेशंस की थी, जिसमें अपन ने रोटेशन स्पेक्ट्रम की एनर्जी और उसके एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर, जिसमें अपने सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल देखा था, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके गुणन क्वांटम संख्या के हमने गणना की थी। उसके पश्चात हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम की लाइनों के बारे में, ठीक है, जहाँ पर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी थी। आज का हमारा टॉपिक है गुणन स्पेक्ट्रम, इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोमेट्री का सिलेक्शन रूल, ठीक है, कि किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रोमेट्री में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण कुछ विशेष प्रकार के संक्रमण के कंपन होने पर होता है। ये अपने को पता है, ठीक है, कि जब कोई भी पदार्थ विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण करेगा तो उसमें ट्रांजिशंस होगा, ठीक है, उस ट्रांजिशंस के फलस्वरूप हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। इसके लिए कुछ चयन नियम होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कौन कौन स्पेक्ट्रम अनुमत होंगे या अलाउड होगा और कौन कौन से स्पेक्ट्रम वर्जित या फॉरबिडन होंगे। तो सिलेक्शन रूल के बेसिस पे अपन ये बता सकते हैं कि किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो ट्रांजिशंस अलाउड होंगे या फिर फॉरबिडन होंगे। जो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे वो तो अलाउड ट्रांजिशंस के अंतर्गत आएंगे, और जो ट्रांजिशंस अर्थात फॉरबिडन होंगे अर्थात सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस के अंतर्गत आते हैं। एक अगर अपन द्विपरमाणु अणु में सभी प्रकार के संक्रमणों के संगत गुणन स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होते, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक दृढ़ द्विपरमाणु अणु रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के वे घूर्णन संक्रमण ही संपन्न होते हैं जिनकी घूर्णन क्वांटम संख्या जे के मान में इकाई अंतर हो, अर्थात बढ़ोतरी या कमी इकाई में हो, ठीक है। अगर अपन क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें वही रोटेशनल जो ट्रांजिशंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, जिसमें या तो जे बराबर +-1 हो, अर्थात जे में घटोतरी, घूर्णन क्वांटम संख्या जो जे है उसमें घटोतरी या तो घटे तो इकाई का अंतर हो और बढ़े तो इकाई का अंतर हो, अर्थात जे बराबर 1, जे बराबर 2, जे बराबर 3, तो इनके बीच में इकाई का अंतर है। तो ये तो होते हैं अलाउड ट्रांजिशंस, अर्थात सिलेक्शन रूल इसके लिए क्या हो गया, जे बराबर +-1 हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण केवल समीपस्थ घूर्णन स्तरों तक ही सीमित होता है, ठीक है। मतलब अगर अपन डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो जो घूर्णन स्पेक्ट्रल रोटेशन होगा वो घूर्णन ऊर्जा स्तरों में केवल समीपस्थ होगा, मतलब जे बराबर 1 से जे बराबर 2 के अंदर ट्रांजिशन होगा, जे बराबर 2 से 3 में होगा, 3 से 4 में होगा। अतः जो समीपस्थ ऊर्जा स्तर होते हैं, जो घूर्णन के समीपस्थ ऊर्जा स्तरों में होते हैं, उन्हीं के अंदर ये ट्रांजिशंस होता है। अतः इसके अनुसार अलाउड रोटेशन ट्रांजिशन एक सिलेक्शन रूल या वर्ण नियम की आवश्यकता होती है, जो निम्न प्रकार है। जैसे जे डैश माइनस जे बराबर डेल्टा जे बराबर +-1, अर्थात इकाई अंतर या इकाई बढ़ोतरी होगी तो ही रोटेशन होगा, वो अलाउड होगा। यह समीकरण घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए क्या कहलाता है, वर्ण नियम कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि जे बराबर 1 0 से जे बराबर 1, जे बराबर 1 से 2 घूर्णन स्पेक्ट्रमों के लिए अनुमत अर्थात अलाउड ट्रांजिशंस हैं। अगर अपन जे बराबर 2 से 4 या 1 से 3 की बात करें तो ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम होंगे या स्पेक्ट्रम ट्रांजिशंस होंगे ये फॉरबिडन के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ डेल्टा जे बराबर +1 से तात्पर्य है कि विकिरणों का अवशोषण हुआ है, अतः जे का मान अंतिम मान मूल मान से क्या है, अधिक है। जबकि डेल्टा जे अगर -1 है से तात्पर्य है कि विकिरणों का उत्सर्जन हुआ है। अब सिलेक्शन रूल तो क्या हो गया, डेल्टा जे बराबर +-1, अगर जे यहाँ पर +1 है तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसने विकिरणों का क्या है अवशोषण किया है, मतलब द्विपरमाणुक अणु ने विकिरणों का अवशोषण किया है, मतलब +1 का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अगर जे बराबर -1 होगा तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज हुई है। लेकिन सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण स्पेक्ट्रा आते हैं, अतः इसके लिए चयन नियम क्या होगा, डेल्टा जे बराबर +1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसके अंदर मिलते हैं वो इसके लिए अगर अपन चेन नियम देखें, सिलेक्शन रूल देखें तो क्या होगा, डेल्टा जे बराबर +1 होगा, ठीक है।
घूर्णन स्पेक्ट्रा केवल वे ही अणु प्रदर्शित करते हैं जिनमें क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये अपन ने पहले पढ़ लिया है, जैसे कि SO2 NH3 H2 और CO2। ठीक है, इन अणुओं पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें गिरती हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन हो जाता है, अतः ये घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम शोज करते हैं, क्योंकि इनके स्टेबल डाइपोल मूवमेंट के कारण जब अपन इनके ऊपर ईएम वेव गिराते हैं तो इनके जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होता है, चेंज होता है। और इन डाइपोल मूवमेंट में चेंजेस की वजह से ही क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होते हैं। जबकि समनाभिक के द्विपरमाणु जैसे O2 N2 और H2 हैं, ये घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जिन द्विपरमाणु अणु में इलेक्ट्रॉन चक्रण पूर्ण रूप से युग्मित होता है, ठीक है, उनके लिए वर्ण नियम कठोरता से लागू होता है। मतलब अगर कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो उनके लिए ये जो सिलेक्शन रूल है वो बड़ी मुश्किल से अप्लाई होता है कि आवर्ती के में चयन नियम। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें आवर्ती के लिए चयन नियम क्या होगा, कि माना कि संक्रमण J से J+1 की ओर हो रहा है तो इसकी घूर्णन आवृत्ति निम्न प्रकार या निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है, जिसे अपन तरंग संख्या न्यू बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर अपन आवर्ती की बात करें न्यू बार या तरंग संख्या की, तो न्यू बार यहाँ पर क्या होगा, न्यू बार के लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा कि न्यू बार जे से J+1 बराबर बीटा J+1 J+2 और माइनस J+1 तक होगा। तो डेल्टा न्यू बार क्या होगा इसके लिए कि 2B J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अगर अपन अलाउ ट्रांजिशंस की बात करें आवर्ती के बेसिस के ऊपर देखें, तो अलाउ ट्रांजिशंस के लिए जो आवर्ती होती है क्या होती है, न्यू बार 0 से 1 तक होती है जिसकी वैल्यू 2B होती है, और न्यू बार 1 से अगर 2 हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4B सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और न्यू बार अगर 2 से 3 तक है, मतलब J2 से J3 तक अगर ट्रांजिशंस हो रहा है, तो इसके लिए आवर्ती कितनी होगी, 6B सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होती है। इससे स्पष्ट होता है कि रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा इस प्रकार होगा कि प्रत्येक स्पेक्ट्रम लाइन 2B 4B 6B 8B पर प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो हुए अलाउड ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, ये वैल्यू किसके लिए है, जो ट्रांजेक्शन्स अलाउड है उसके लिए वैल्यू है। इस प्रकार प्रत्येक दो लाइनों के बीच का अंतर समान होता है। तो अगर दो लाइनों के बीच में अगर अपन डिफरेंस देखें तो कितना है, 2B सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, अतः आवर्ती मान में घूर्णन स्पेक्ट्रमी रेखाएं समान दूरी पर प्राप्त होती हैं। यह आवर्ती माप में चयन नियम है। ठीक है, मतलब इतना अगर दो लाइनों के बीच में अंतर है, इतना आवर्ती का अंतर होगा, तो वो ट्रांजेक्शन्स क्या होगा, अलाउड होगा। अगर इससे ज़्यादा किसी की वैल्यूज आती हैं तो वो जो ट्रांजेक्शन्स है वो फॉरबिडन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब दो लाइनों के बीच में 2B के रेशियो के में डिफरेंस रहना जरूरी है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम लाइन इंटेंसिटी के स्पेक्ट्रम रेखाओं की अगर तीव्रता की बात करें तो स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता क्या होती है, देखते हैं कि घूर्णन स्पेक्ट्रमिकी के वर्णनियम अनुसार डेल्टा J बराबर +-2 या +-3 आदि फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, अर्थात अलाउ ट्रांजिशंस नहीं है। केवल वही संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें संक्रमण क्रमागत होता है, डेल्टा 0 से डेल्टा J बराबर 0 से J बराबर 1 तक हो, या J बराबर 2 से J बराबर 3 तक हो। अर्थात डेल्टा J बराबर कितना होता है, +-1 संक्रमणीय स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। यह देखा गया है कि स्पेक्ट्रम में प्रत्येक रेखा की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। ठीक है, कुछ लाइनें अधिक तथा कुछ कम तीव्रता की होती हैं, क्योंकि अणु में विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं, अतः अणु में संक्रमण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम में लाइन होती हैं, ठीक है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो लाइनों की वो बराबर नहीं होती, क्योंकि ट्रांजिशंस भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो इंटेंसिटी होगी लाइनों की वो भी अलग अलग होती है। कुछ तो हमें डार्क लाइनें मिलेगी, कुछ लाइट कलर की लाइनें मिलती हैं। अतः किसी गैस में अलग अलग संख्या में अणु J बराबर 0 से J बराबर 1 में संक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए किसी घूर्णन स्पेक्ट्रमी रेखा की तीव्रता उस ऊर्जा स्तर में अणुओं की आपेक्षिक संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, घूर्णन स्पेक्ट्रम में अगर स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता की बात करें तो ऊर्जा स्तरों में क्या अणुओं की जो आपेक्षिक संख्या है, ठीक है, कि एक एनर्जी लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसकी रेशियो पर डिपेंड करती हैं। ठीक है,
एक सामान्य गैस प्रतिदश में प्रत्येक स्तर पर अणुओं की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। अतः भिन्न-भिन्न संख्या के अणु उनके अनेक स्तरों में संक्रमण करेंगे। इस प्रकार स्पेक्ट्रम लाइनों की जो अपेक्षित तीव्रता है, वो भी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला है जैसे संक्रमण प्रायिकता के तंत्र में के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण की प्रायिकता या संभावना अधिक होती है, तो उनकी तीव्रता भी अधिक होगी। ठीक है, कि अगर ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण की संभावना ज़्यादा है तो उनकी तीव्रता ज़्यादा होगी। ठीक है, ये दो एनर्जी लेवल के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम देने वाले सेकेंड है कि स्पेक्ट्रम देने वाले उत्तरदायी पदार्थों की मात्रा में भी से भी स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता का सीधा संबंध है। तो मतलब जो मैटर स्पेक्ट्रम सोर्स कर रहे हैं, मतलब जिनकी वजह से, जिन मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिन एटम्स की वजह से स्पेक्ट्रम में लाइन आ रही हैं, ठीक है, अगर उनका अमाउंट ज़्यादा होगा तो कि जो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि विकिरण के आपतित पुंज का अवशोषण अधिक हो तो परागत प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। अगर अपन बीएड लॉम्बार्ड लॉ आपने सेकेंड डे में पढ़ा होगा। ठीक है, बीएड लॉम्बार्ड लॉ क्या था कि ए बराबर एप्सिलॉन सी एल, एब्जॉर्बेंस जो था वो किसके, एप्सिलॉन मतलब पथ की लंबाई के और इसकी सांद्रता के क्या था, समानुपाती था। ठीक है, तो यदि कोई आपतित प्रकाश का पुंज है, अवशोषण अधिक हो रहा है उसका, तो जो निकलने वाली, जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती है अकॉर्डिंग टू बीएड लॉम्बार्ड लॉ। नेक्स्ट है कि अणुओं की आबादी मतलब संख्या, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं अपन, कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो तीव्रता है अणुओं की सापेक्ष संख्या जो कि विभिन्न गुणन ऊर्जा स्तरों में जाते हैं उन पर निर्भर करती है। अर्थात उस अवस्था में प्रारंभ में कुल अणुओं की संख्या जहाँ से संक्रमण होता है, विभिन्न स्तरों में से अत्यंत तीव्र स्पेक्ट्रमी रेखाएं उस स्तर से उद्गमित होती हैं जहाँ समष्टि अधिक है। ठीक है, अर्थात जिस संक्रमण को संपन्न करने के लिए अणुओं की आबादी जितनी अधिक होगी, उस स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता उतनी अधिक होगी। इसका सीधा सीधा मीन्स ये है कि जिस लेवल के अंदर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, अर्थात जितने ज़्यादा अधिक मॉलिक्यूल होंगे तो क्या करेंगे, अवशोषण अधिक करेंगे ऊर्जा का। ठीक है, उस पर ईएम वेव का अवशोषण अधिक करेंगे। अगर अवशोषण अधिक होगा तो उसके उस लेवल के अंदर क्या, ट्रांजिशंस ज़्यादा होगा, और ट्रांजिशंस अगर ज़्यादा हो रहा है तो जो इंटेंसिटी है लाइट लाइनों की, स्पेक्ट्रम लाइनों की जो इंटेंसिटी है वो डार्क होगी। ठीक है, इससे आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपन इस बाद में कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच।